गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले हमने आपको पर्यवेक्षित अध्ययन के बारे में बता चुके हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन क्या होता है, किस लिए पर्यवेक्षित अध्ययन हम करते हैं, ये आपको सारी चीज़ें हम अगले जो क्लास थी उसमें बता चुके थे। और उसकी कुछ परिभाषाएं थी बायनिंग की, क्लार्क की, बेशले के अनुसार पर्यवेक्षित अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। और हमारे सामाजिक अभिव्यक्ति भी पर्यवेक्षित अध्ययन के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद हम पर्यवेक्षित अध्ययन में इसके सोपानों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके सोपान कौन कौन से हैं। पहला जो सोपान है इसका वो है अध्ययन कार्य का आवंटन। पहला जो सोपान है वो है अध्ययन कार्य का आवंटन। अध्ययन कार्य का आवंटन। अध्ययन कार्य का आवंटन क्या है? इसमें सर्वप्रथम शिक्षक अध्ययन हेतु, इसमें अध्ययन कार्य का आवंटन सर्वप्रथम जो शिक्षक होता है वो अध्ययन हेतु जो अपना जो प्रकरण है, आज जैसे मैं उसके सोपान पढ़ा रही हूँ तो मेरा प्रकरण क्या है, पर्यवेक्षित अध्ययन के सोपान। तो जो प्रकरण होता है उसकी प्रस्तावना को देकर, अब मैंने आपको बताया पर्यवेक्षित अध्ययन क्या होता है, ये किस प्रकार से किया जाता है, बच्चे इसमें क्या करते हैं, तो उस प्रकरण की प्रस्तावना को देकर बालकों को कार्य का आवंटन किया जाना। कौन करता है इसमें? शिक्षक अपने प्रकरण, जो भी वो प्रकरण पे कार्य करवाना चाहता है, उस प्रकरण की प्रस्तावना को देते हुए, जैसे आप टीचिंग कराने जाते हो ना अपने लेसनों में, तो कोई चित्र का प्रयोग करते हैं कि आज हम बताइए बच्चों भारत की राजधानी क्या थी, हमारा देश का नाम क्या है। तो कभी तो कोई मॉडल लेके आता है, कोई महापुरुषों के बारे में बता, तो उसकी प्रस्तावना को तो क्या करते थे, शिक्षक निकलवा करके छात्रों को देकर उसके अध्ययन की प्रेरणा देता है तथा प्रकरण और इनके विभिन्न पक्षों को श्याम पट्ट पर अंकित कर छात्रों को प्रकरण के पक्षों का सामूहिक रूप से या वर्गों में विभक्त कर आवंटित करता है। मैंने जैसे पर्यवेक्षित अध्ययन आपको आज पढ़ा रही हूँ, या मैंने मेरा प्रकरण दे दिया, उसकी जो प्रस्तावना निकलेगी उस प्रस्तावना में, जैसे इसको प्रकरण को तो बता दिया इस पाठ्यक्रम के विषय में इस हिसाब से, तो उसकी जो प्रस्तावना छात्रों को या तो समूह एकल पूछ ली जाएगी या फिर क्या वर्गों में विभक्त करके बालकों को अध्ययन कार्य के लिए आवंटन कर दिया जाएगा। प्रकरण को दे करके बालकों को अब आप इसकी प्रस्तावना पर कार्य करिए। कौन? शिक्षक। शिक्षक कहता है किससे? छात्रों से। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया? अध्ययन कार्य का आवंटन। दूसरा होगा इसमें अध्ययन हेतु निर्देशन। कार्य आवंटन के बाद छात्रों को स्वाध्याय हेतु कुछ निर्देश देता है। अध्ययन कार्य का निर्देशन। शिक्षक ने क्या किया? कार्य का आवंटन कर दिया। कार्य आवंटन कर दिया, क्या प्रस्तावना जो प्रकरण थी उसकी अब तुम्हारे कार्य को करो। कार्य का आवंटन कर दिया तो अब शिक्षक निर्देश देगा किसको? बच्चों को, कि अब आपके कार्य को क्या कर दिए? कार्य को स्वयं कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। किस प्रकार से करोगे? इसमें निर्देशन तो शिक्षक का ही रहेगा, पर वो निर्देश देता है कि जैसे उन्हें कौन से ग्रंथों का अध्ययन करना है, कोई भी आपको दे दिया, जैसे हमें 1857 क्रांति का हमारा जो लोगो है या मतलब हमारा जो प्रकरण है, उस प्रकरण के बारे में शिक्षक निर्देशित कर देगा आपको कि आपको इतिहास की बुक पढ़नी है, 1857 पढ़नी है, मध्यकालीन भारत पढ़ना है या आधुनिक काल पढ़ना है या प्राचीन काल पढ़ना। अगर आपको सभ्यताओं के बारे में बताना है बच्चों को, प्रकरण आपका ऐसा है कि आपको सभ्यताओं के बारे में आपको समझाना है, तो सभ्यता में आपको प्राचीन भारत की जो किताब है, प्राचीन जो हमारी संस्कृति है उनके बारे में, हमारे ऊपर जो मध्यकालीन मुगल आक्रमण हुए थे, अगर उनको आप प्रकरण के रूप में लेना चाह रहे हो और बालकों को समझाने चाह रहे हो,
तो आपको कौन सी ग्रंथ पढ़नी पड़ेगी या कौन कौन से मॉडल चार्ट उनके हिसाब से आपको बच्चों को समझाना पड़ेगा। इसमें शिक्षक क्या करता है, बालकों का निर्देशन करता है। उसके जो कार्य आवंटन किए हैं उनको शिक्षक क्या करता है, निर्देशित करता है। इसमें कौन कौन सी सामग्री का उपयोग होता है, क्या करता है शिक्षक, सारी चीजों को और विभिन्न पक्षों संबंधी अध्ययन के बाद संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखनी है। उन्होंने कहा कि आप प्रकरण दे दोगे, प्रस्तावना निकालोगे, आप बहुत सारी चीजें भी करोगे, फिर आपको ये सारी चीजें जैसे अनुसंधान में करते हैं, रिसर्च कोई करते हैं, तो हमने कर दिया जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब हुआ था, तो उसका किसने खोज की, कब खोज की, कैसे हुई थी, पहले हमारी संस्कृति कैसी थी, रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, कैसे लोग थे उस समय के, उनकी सोच तर्क शक्ति कितनी थी, वो सारे साक्ष्यों के अनुसार हम एकत्रित करते हैं, उनके अनुसार पता चलता है हमें कौन कौन सी चीज़ें उसमें उपलब्ध करानी। तो शिक्षक इसको सारी चीज़ों को निर्देशित करता है, आपको वो बुक पढ़नी है, वहाँ से ये किताब आपको मिलेगी, फिर आप संदर्भ सूची में उसका अंकित करोगे, हमने इस किताब से, उदयमान भारतीय समाज की किताब से या उभरता हुआ भारत उस किताब से, संदर्भ ग्रंथ से, इन लेखकों के अध्ययन में हमने ये प्रकरण या अपना ये टॉपिक है वो तैयार किया है। तो शिक्षक क्या करेगा, इसमें निर्देश करेगा और जो भी चार्ट और मॉडल वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं उनको पहले ही तैयार करके निर्देशित कर देता है, आपको ये सारी चीज़ें पहले ही तैयार करनी है। तो शिक्षक इसमें एक एज ए गाइड के रूप में कार्य करता है, किसमें, अध्ययन विधि के अंतर्गत। शिक्षक क्या करता है इसमें, एज ए गाइड के रूप में करता है, अध्ययन विधि के अंतर्गत शिक्षक इसमें कार्य करता है, अध्ययन एवं निर्देशन का कार्य करता है। शिक्षक आपको इन चीजों के माध्यम से अध्ययन करवाना है, किसका, बालकों का। तीसरा इसमें है विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन। विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन। विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय और शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन। अपने आवंटित कार्य को सभी छात्र दिए हुए निर्देशों के अनुसार करने में संलग्न हो जाते हैं तथा अध्ययन के मध्य आने वाली कठिनाइयों का समाधान एवं मार्गदर्शन शिक्षक छात्रों को व्यक्तिगत रूप से देता है। कैसे रूप में देता है, व्यक्तिगत रूप से। जी हाँ, आपने कार्य आवंटित कर दिया, छात्र स्वाध्याय करने लग गया निर्देशन में शिक्षक के में, अब उसको जो कार्य वो दिया है आपने बहुत सारे जगह से एकत्रित करेगा कौन, बालक। उसको एकत्रित करने में कठिनाई का महसूस होगी, बहुत सारी चीजें। अगर आप प्राचीन सभ्यता के रूप में जा रहे हो या नवीन आंकड़े अभी खोज रहे हो तो उसको कठिनाई का सामना तो करना पड़ेगा। कठिनाई का सामना पड़ेगा तो शिक्षक उसको क्या करेगा, सामूहिक रूप से न करके व्यक्तिगत रूप को उससे निर्देशित करेगा। आप वहाँ जाइए, वहाँ जाकर उस ग्रंथालय में आपको ये पुस्तक मिलेगी, उस पुस्तक से आपको ये सारी जो आपकी समस्या है वो समस्या हल होगी। अपने समाज के, उभरते हुए समाज के अगर विकास के बारे में आप अध्ययन करोगे, अपना प्रकरण लोगे, तो जो सामाजिक सोशलाइजेशन की जो नई नई बुक हैं, जो नई नई चीज़ें, आज तो नेट पे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, तो शिक्षक आपको गाइडलाइन के रूप में कहेंगे बेटा आप इस तरह से समाज में हो रही, या तो स्वयं जाकर एनालिसिस भी कर सकते हो आप प्रेजेंट में हमारे समाज में किस प्रकार से उभरता हुआ समाज है, या समाज उन्नति की ओर जा रहा है या अवनति की ओर जा रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है। तो इसमें आप स्वयं कठिनाइयाँ, जाने आने का समय, धन खर्च, समय, वो सारी चीज़ों की आपको कठिनाइयाँ तो सहन करनी होगी, लेकिन इसमें आपको शिक्षक का सहयोग बहुत ही लाभदायक होगा। उस शिक्षक आपको व्यक्तिगत रूप से
आपका मार्गदर्शन करेंगे। किसमें? विद्यार्थियों के स्वाध्याय करने के बाद शिक्षक द्वारा मार्गदर्शित करना। अगला जब इसमें पॉइंट है वो है आवृत्ति प्रश्न एवं श्यामपट्ट सार। चौथा जो इसमें पॉइंट है वो है आवृत्ति प्रश्न एवं श्यामपट्ट सार। आप जानते हो आवृत्ति प्रश्न और श्यामपट्ट सार क्या होता है। अध्ययन समाप्त होने के बाद शिक्षक आवृत्ति प्रश्नों की सहायता से छात्रों के सहयोग से श्यामपट्ट सार संक्षेप में व्यवस्थित रूप से लिख देता है, जिसे छात्र नोट करते हैं। यदि आवश्यक हो तो वर्गगत कार्य पर समूह रूप से चर्चा कर उसकी समीक्षा की जा सकती है। शिक्षक जब कोई प्रकरण लेते हैं, पहले तो शिक्षक को सारे कार्य करवाने पड़ते हैं, उसके बाद शिक्षक के रूप में कक्षा अध्यापक होता है, उससे हम सारा कार्य करवाते हैं। तो शिक्षक जब कोई भी कार्य करता है तो सारे कार्य हो जाते हैं, कार्य का आवंटन हो जाता है, निर्देशन हो जाता है, उसके स्वाध्याय की प्रवृत्ति भी आ जाती है। फिर जब पूरा आपका पाठ का सारांश हो जाता है तो उसमें फिर आवृत्ति क्वेश्चन करते हैं, पुनरावृत्ति कहते हैं ना। दोबारा से बोलिए, पुनः आपको जो कुछ समझ में नहीं आया तो आवृत्ति प्रश्न एवं श्यामपट्ट सार, जो हम श्यामपट्ट पर आपको लिख रहे हैं ना, ये वाइट पट्ट है, श्यामपट्ट नहीं है, ये वाइट पट्ट है। तो श्यामपट्ट सार शिक्षक इसकी क्या करते हैं पूर्ति आवृत्ति प्रश्नों के द्वारा और श्यामपट्ट के द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है। जो प्रकरण दिया गया है, प्रकरण के द्वारा जो प्रस्तावना निकलवाते हैं, प्रस्तावना के बाद उन्होंने आपने लेसन दिए होंगे तो आपने इन सारे स्टॉपों का फॉलो किया होगा। उद्देश्य कथन, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, बोध प्रश्न, फिर आपको क्या करना है, कठिन शब्द जिसके वो हैं लैंग्वेज वाले हैं वो सारी, फिर मूल्यांकन प्रश्न, विचार विश्लेषण, बहुत सारी चीज़ें उसे आपको गुजरना पड़ता है। उसी हिसाब से लास्ट में आता है श्यामपट्ट सार में, जैसे आप कठिन शब्दों को ले लेते हैं, संधि विच्छेदों को ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आवृत्ति प्रश्न दोबारा से आपको समीक्षा करने के लिए हम पाठ का ये निष्कर्ष रहा, प्रश्नों को पूछकर उसका सार ये रहा, श्यामपट्ट पर लिख देते हैं। बालक क्या करते हैं, शिक्षक लिख देते हैं, जब बालक उसको नोट कर लेते हैं। ये आवृत्ति प्रश्न एवं श्यामपट्ट सार आपका हो गया है। उपर्युक्त सोपानों में परिवीक्षित अध्ययन उपागम के अनुरूप पाठ योजना निर्मित की जानी चाहिए। इसमें विशिष्ट उद्देश्यों, छात्र अध्यापक क्रियाओं एवं मूल्यांकन प्रवृत्ति का यथास्थान उल्लेख किया जाता है। परिवीक्षित अध्ययन विधि के अनुसार हमें पाठ योजना बनानी चाहिए। जैसे हम परिवीक्षित कर रहे हैं, अगर छात्रों का विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं छात्रों के अनुसार, तो हमें जो हमारी पाठ्य योजना है जिसके ऊपर हमें पढ़ाना है, तो हमें उसी हिसाब से हमारी पाठ्य योजना बनानी चाहिए, जिससे शिक्षक के या पाठ उसके उद्देश्य हैं पढ़ाने के वो सारे ही स्पष्ट हो जाएं। इसके बाद हम परिवीक्षित अध्ययन की विशेषताएं, अब आपको सोपान हो गए, अध्ययन कार्य का आवंटन करवाना, कार्य का निर्देशन करना, स्वाध्याय एवं मार्गदर्शन, और लास्ट में आ जाएगा इसमें पुनरावृत्ति प्रश्न। कौन सा आ जाएगा, पुनरावृत्ति प्रश्न। अब आ जाएंगी इनकी विशेषताएं। पहली विशेषता है यह स्वाध्याय की एक विधा होने के कारण सभी विषयों के शिक्षण में आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त की जा सकती है। जी हाँ, विशेषता में है स्वाध्याय की प्रवृत्ति। मूल से मैंने इसका स्वाध्याय की प्रवृत्ति के अनुसार सभी विषयों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसका, परिवीक्षित अध्ययन में, सभी विषयों में
अध्ययन। ये नहीं है पर्टिकुलर के भाई एसएस वालों के लिए ये या साइंस वालों, ये सारी विषयों के लिए स्वाध्याय की इसमें क्या हो जाती है, प्रवृत्ति हो जाती है स्वयं करने की। स्वयं अध्ययन करते हुए बालक इसमें कार्य कर सकता है, तो ये सभी विषयों के लिए उपयुक्त है। इसकी पहली विशेषता ये थी, स्वाध्याय की प्रवृत्ति होने के कारण सभी विषयों के शिक्षण में आवश्यकता अनुसार प्रयोग की जा सकती है। अगला जो इसमें है, इसमें छात्रों की वैयक्तिक भिन्नताओं के अनुसार छात्रों को स्वाध्याय में संलग्न कर। पहला तो इसकी मेन है इसका छात्रों की वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार, वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार स्वाध्याय में प्रवृत्ति, स्वाध्याय में प्रवृत्ति। आधा पॉइंट तो अभी पहले इसको समझिए। वैयक्तिक भिन्नता के सारे बच्चे एक जैसे थोड़ी होते हैं, कोई प्रतिभाशाली, कोई सृजनात्मक, कोई डल, कोई मंद, कोई मूड, कोई अवसर। तो जो बालक हैं उनके अलग अलग आईक्यू लेवल है, अलग अलग स्तर है उनके, तो उसके अनुसार स्वाध्याय में प्रवृत्ति करानी चाहिए। किसको? शिक्षक को। जो भी शिक्षक कार्य देगा तो उनकी सारे लोगों की भिन्नता को देखते हुए उनको कार्य आवंटित किए जाने चाहिए। इसी में है संलग्न करते हुए अध्ययन की गति को करने के लिए कठिनाई का शिक्षक का निराकरण अवसर मिलता है। मंद बुद्धि छात्रों को अपेक्षाकृत सरल कार्य एवं प्रतिभाशाली छात्रों को उन्नत कार्य। जी हाँ, मैंने कहा ना वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है मंद बुद्धि जो छात्र हैं उनको सरल, और प्रतिभाशाली जो छात्र हैं उनको क्या होगा, उनको उन्नत, उत्कृष्ट, उन्नत। मंदबुद्धि छात्रों के लिए सरल कार्य आवंटित किए जाने चाहिए और प्रतिभाशाली बालकों के लिए उत्कृष्ट कार्य या थोड़े उनको टिपिकल कार्य देने चाहिए जिससे उसके स्वाध्याय प्रवृत्ति का विकास हो सके। अगली जो इसमें विशेषता है वो है इसमें छात्रों को स्वावलंबन के विकास में सहायता मिलती है। जी हाँ, अगली जो विशेषता है छात्रों को स्वावलंबन, स्वावलंबन का विकास। किसका विकास? स्वावलंबन का विकास। जी हाँ, अपन कोई कार्य करते हैं समाज में या घर में आपको कोई भी कार्य देता है, आपके पापा मम्मी कोई भी XYZ, तो स्वयं करने की प्रवृत्ति आ जाती है ना, आपको ये कार्य करना है तो आपको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है कि आपको इस काम में हो सकता है आप निपुण ना हो तो धीरे धीरे निपुण हो जाए। तो स्वयं में स्वावलंबन का विकास करती है कौन सी? परिवीक्षित अध्ययन विधि। इसके बाद इसकी विशेषता है शिक्षक के परिवीक्षण के कारण तथा नियत कार्य को समाप्त करने के लिए छात्र स्वाध्याय के आद्योपरांत सक्रिय रहते हैं। परिवीक्षण के कारण नियत कार्य को समय पर, जी हाँ, जो कार्य दिया गया है छात्रों को उसको नियत समय पर, ये नहीं आपको कार्य दे दिया है तो आप उस कार्य को 6 महीने में करके लाओ। जी नहीं, आपको कार्य दिया है कि 1 या 2 दिन के अंदर आपको ये सारा प्रकरण करके लेके आना है, या आपको कक्षा में 2 घंटे के समय में आपको ये तैयार करना है, या आपका 45 मिनट का ये टाइम है, आपको ये सारे स्टेपों से गुजरना है। नियत समय पर कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसके बाद इसकी अगली विशेषता है इसमें शिक्षक शिक्षार्थी संपर्क में वृद्धि होती है। जी हाँ, मैंने इसमें शिक्षक शिक्षार्थी संबंध जो होते हैं उनमें वृद्धि होती है, अर्थात अंतःक्रिया होती है। बालक का एनालिसिस करते हैं कौन? शिक्षक करते हैं, स्वतंत्र रूप से बालक करते हैं। जब उनका पूरा कार्य हो जाता है तो शिक्षक उनका मूल्यांकन करती है, उनकी कमी और अच्छाइयों को गिनाते हैं।
जो कमी होती है तो बालक कहते हैं कि सर मैं इस कार्य को किस प्रकार करूं जैसे आगे मेरे से कोई गलती ना हो। तो ये शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया भी स्थापित करती है तथा मंद एवं प्रतिभाशाली छात्र शिक्षक को व्यक्तिगत ध्यान के कारण अपने आप को उपेक्षित नहीं समझते हैं। जी ये भी अच्छा इसमें पर वो है विशेषता, मंद तथा प्रतिभाशाली छात्र अपने कार्य में उपेक्षित नहीं समझते हैं अपने आप को। कौन? जी हाँ, मंद बुद्धि बालक को अगर सरल तरीके से शिक्षक जो कार्य देंगे वो मंद बुद्धि बालक को शिक्षक के मध्य क्या होगी? अंतःक्रिया होगी, तो वो अपने आप को क्या उपेक्षित महसूस नहीं करेगा, क्योंकि स्वयं व्यक्तिगत रूप से उनमें क्या हो रही है? वार्तालाप हो रही है, क्रियाकलाप हो रही है, तो बालक में हीन भावना पैदा नहीं होगी। इससे ऐसे ही क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली छात्र है तो वो भी नेग्लेक्ट नहीं होगा, उसके अनुसार उसके कार्य को आवंटित किया जाता है। तो शिक्षक को पता रहता है उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार मंदबुद्धि छात्रों को किस प्रकार कार्य देना है, प्रतिभाशाली छात्रों को किस प्रकार से कार्य देना है। अगली इसकी विशेषता है, इस विधि द्वारा छात्रों को प्रश्नों के उपयुक्त देने का अभ्यास हो जाता है तथा गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्नों का उत्तर देने का, जी हाँ आवृत्ति प्रश्न बताए थे ना, प्रश्नों का उत्तर देने का अभ्यास, प्रश्नों का उत्तर देने का अभ्यास होता है, तो इससे गृह कार्य देने की क्या नहीं आती है? समस्या नहीं आती। गृह कार्य क्यों देते हैं? बालक को पाठ्य पुस्तक को याद कराना गृह कार्य के माध्यम से, अभ्यास क्वेश्चन के माध्यम से। तो उसमें प्रश्नों का उत्तर देने में बालक क्या हो जाता है? सक्षम हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है, उसको अभ्यास हो जाता है, और प्रकरण अपना जो पाठ्य पुस्तक में जो पाठ का प्रकरण पढ़ा रहा होता है उसके लिए वो क्या सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो हो गई हमारी क्या विशेषताएं। स्वाध्याय की प्रवृत्ति, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया, मंदबुद्धि बालकों के प्रति कैसी शिक्षा वो देनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक की प्रकरण और प्रतिभाशाली बालकों को किस प्रकार का शिक्षण देना चाहिए। शिक्षक और छात्र के मध्य में इसमें क्या होती है? अंतःक्रिया होती है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे इसमें इसकी परिसीमाएं अर्थात लिमिट्स, परिसीमाएं लिमिट्स। अब परिसीमाएं कौन कौन सी हैं? पहली है इसमें अन्य क्रियाशील विधियों का उपागमों की भांति सरल विधि में समय लगने पर पाठ्यक्रम आधारित अवधि में पूरा करना। जी हाँ, बालक में को जो हमने प्रकरण दिया था ना, जो प्रकरण के ऊपर में बालक ने प्रस्तावना निकालते हुए जो कार्य किया था, वो नहीं कि उसमें सारा दिन ही निकाल दें, उसकी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। 5 मिनट में आपको ये कार्य करना है, 10 मिनट में आपको ये कार्य करना है, फिर बहुत प्रश्न पूछने हैं, फिर उसके बाद आपको पाठ का सारांश भी देना है, सारांश के बाद में उसकी पुनः समीक्षा करके उसका श्यामपट्ट पर सार लिखना है। तो इसकी कुछ लिमिट्स भी दी गई हैं। इसके बाद इसमें बताया गया है कि परिवीक्षित अध्ययन हेतु पर्याप्त स्रोत एवं संदर्भ ग्रंथों एवं सामाजिक आवश्यकता होती है। जी हाँ, मैंने बताया ना, कोई भी प्रकरण है 1857 क्रांति पर आप कोई भी लोगे तो उसमें संदर्भ सूची के लिए आपको पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होगी। शिक्षक इसमें क्या होगा? निर्देशन के रूप में होगा। आप शिक्षक को पूछ सकते हो, हमें मध्यकालीन भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति के अंतर्गत हमें कौन सी पुस्तक या पाठ्य पुस्तक हमें प्रयोग में लेनी चाहिए। शिक्षक आपको निर्देशित करते हुए ये कार्य करवाते हैं। और जैसे कि इसमें कहा गया है कि सामान्य विद्यालयों के आर्थिक साधन सीमित होने का कारण पुस्तकालय, वाचनालय, कक्षा पुस्तकालय, पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। कुछ ये कमी भी है। परिवीक्षित अध्ययन तो आराम से हो जाता है, शिक्षक बता भी देते हैं, पर आर्थिक समस्याएं आती हैं कि आज की जो आज तो विद्यालय की स्थिति बहुत अच्छी है,
इससे समय अब जो समय चल रहा है इससे पूर्व का जो समय था तो पुस्तकालय भवन में वो पुस्तकें नहीं मिलती थी जिससे बालक अपना अध्यापन कार्य करा सके, तो बालकों को ये भी कमी अखरती है। संदर्भ सूची के लिए अगला जो इसमें है पॉइंट वो है विकासशील विधियों की भांति। इस विधि में प्रभावशाली संचालन हेतु शिक्षक का परिश्रमी, रुचिशील, सूझबूझ होना आवश्यक है। सामान्य शिक्षकों तथा कार्यभार से दबे हुए शिक्षकों को यह कार्य व्यावहारिक रूप से नहीं करना चाहिए। जी हाँ, एक शिक्षक एक साला, जैसे मैंने बताया ना, कक्षा 1 से और 5 तक के रूप में एक ही शिक्षक कार्य करता, तो वो सारा कार्य जैसे उच्च माध्यम में ले लीजिए, कार्य कर रहे हैं 2 ही शिक्षक हैं, उनके ऊपर बहुत सारा कार्यभार है, वो व्यावहारिक रूप से सही कैसे होंगे, क्योंकि उनको पढ़ाना भी है, कागजों का मेंटेन भी करना है, स्कूल की देखरेख भी करनी है, बच्चों को भी करना है, तो ये सारे कार्य शिक्षक नहीं कर पाएंगे। तो ये भी इनकी कुछ परिसीमाएं भी हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं को दृष्टिगत रखते हुए इसके निराकरण के उपाय खोजे जाने चाहिए। जो भी आपको बताए गए, भौतिक संसाधन होने चाहिए, आर्थिक जो कमी चल रही है वो भी होने चाहिए, स्कूलों में सारी सुविधाएं, लैब, वाचनालय, पुस्तकालय, ये सारी चीज़ें हमें होनी चाहिए। आज हमने आपको पर्यवेक्षित अध्ययन के सोपान के बाद में इसकी विशेषताएं और इसकी क्या परिसीमाओं का अध्ययन करा चुके हैं। आज हमारा पर्यवेक्षित अध्ययन में किए गए सोपान, विशेषताएं, बालकों की किस प्रकार से करनी चाहिए, एक प्रकरण को किस प्रकार लेना चाहिए, कितना लिमिट्स होनी चाहिए, कितने लिमिट्स नहीं होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को हम अध्ययन करा चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अगली विधि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।